हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सबको वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं, सेफ़ हैं। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है डैट इज़ द कॉर्पोरेट लॉ, या जिसको हम कंपनी लॉ भी कह सकते हैं या कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। उसके अंदर जो आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है मैं आज डाल रही हूँ, सेकेंड पार्ट जो है आपको सैटरडे तक मिल जाएगा। इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, ये किस तरह के शेयर के ऊपर जो है डिविडेंड जो है दिया जाता है और इसकी लीगल प्रोविजंस क्या हैं, उन सबको हम आज इस वीडियो के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिविडेंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनी एक्ट्स बताने ऐसे पहले मैं बताती हूँ कि देखो, जैसे कंपनीज होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, तो इनको जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जो होता है उसका कुछ हिस्सा जो होता है शेयर होल्डर को दिया जाता है, जो कि डिविडेंड कहलाता है। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पे टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड द डिविडेंड। अब हम देखते हैं कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 है, वो डिविडेंड को किस तरह से डिफाइन करता है। वाइल डिफाइनिंग द टर्म डिविडेंड सिंपली स्टेट्स कि डिविडेंड जो है इसके अंदर इंटरिम डिविडेंड भी आ जाता है। देखो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज को प्रॉफिट होता है और जो प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड कह देते हैं। डिविडेंड इज़ ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हुज पेमेंट इज़ मेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर को जो हिस्सा प्रॉफिट के अंदर से दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिस्सा डिक्लेयर किया जाता है उसको शेयर होल्डर को दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर डैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है और जो कहा जाता है कि शेयर होल्डर को दिया जाएगा जब इसकी डिक्लेरेशन होती है। और उसी तरह क्या है कि जैसे हम कह दें कि 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे, डैट इज़ द फिक्स्ड अमाउंट, या हम इसको परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू भी कह सकते हैं कि जैसे फिक्स्ड अमाउंट है तो ₹5 पेड ऑन ईच शेयर, 10% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो इस तरह से जो है इसके रेट्स होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम बेसिकली क्या है कि देखो, जब हम डिविडेंड को डिफ़ाइन करते हैं तो सिंपली जो डिविडेंड है इसके अंदर इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम एक फाइनल डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, जो मैं आगे चल के आपको जो है बताऊंगी। अब आप देखते हैं कि जो डिविडेंड है, देखो इसके अंदर क्या है कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनी एक्ट्स है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड दो तरह का होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो, जब कंपनीज डिक्लेयर करती है तो उसके अंदर रूल्स को फॉलो करती है। फिर उसी तरह क्या होता है कि जब जो डिविडेंड जो है एक स्पेसिफाइड डेज के अंदर क्लेम नहीं किया जाता तो उसके साथ ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करना है। और उसी तरह क्या है कि जैसे 7 ईयर्स के लिए अगर वो क्लेम नहीं होता तो उसको इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड्स के अंदर डाला जाता है। और उसी तरह जो कंपनी एक्ट की प्रोविज़न की कंट्रावेंशन होती है तो उसको सेक्शन 127 के अंदर जो है या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन लग सकता है। यहाँ पे जो डिविडेंड के अंदर जो प्रोविज़न की कंट्रावेंशन होती है तो वहाँ पे ये जो ऑफेंस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इंक्लूड, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड दो तरह का है, इंटरिम डिविडेंड भी होता है और फाइनल डिविडेंड भी होता है। तो सबसे पहले हम इंटरिम डिविडेंड देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो इंटरिम डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड है, इसकी जो प्रोविज़न है 123 एंड 123(4) जो है अप्लाई करती हैं फाइनल डिविडेंड के ऊपर। जो इंटरिम डिविडेंड है डैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, यहाँ पे जो फाइनल डिविडेंड होता है उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिकमेंडेशन करते हैं और वो डिक्लेयर जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है। तो इंटरिम डिविडेंड जो है डेट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा
ख़त्म होता है कैन बी डिक्लेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लो आज फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो टिल द होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, कि एनुअल जनरल मीटिंग की होल्डिंग से पहले हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज़ डन आउट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर द फाइनल पासिंग ऑफ द अकाउंट्स, कि जो हमारे अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी फाइनल पासिंग से पहले जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और इंटरिम डिविडेंड को हम कहते हैं कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है डिक्लेयर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरिम डिविडेंड है इसके क्या सोर्सेज होते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो सरप्लस होता है उसके अंदर से पे कर सकते हैं, और उसी तरह क्या है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने पे करना है उसका जो प्रॉफिट है, और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे आज इंटरिम डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले जो प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर जो टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, उस प्रॉफिट के अंदर से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड जो है रेगुलराइज्ड एट दी जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर इसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इफ़ द कंपनी हैड इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जैसे हमने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है बट उससे इमीडिएटली पहले जो है कंपनी हैड इनकर लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग होता है इंटरिम डिविडेंड की डिक्लेरेशन से, उस पीरियड के अंदर जो है लॉस हो चुका है करंट फाइनेंशियल ईयर से लेके जो है जिस जैसे मान लो आज हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो इससे पहला जो क्वार्टर है वहाँ तक जो है पहला क्वार्टर मान लो कि जैसे 30 जून को ख़त्म होता है, मतलब कि जो भी हमारा डेट ऑफ डिक्लेरेशन से पहले जो हमारा क्वार्टर ख़त्म होता है वहाँ तक अगर कंपनी को लॉस होता है और अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो यहाँ पे जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो बेसिकली क्या है कि जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर जो है उसके अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो कि जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो एवरेज है 18% है और कंपनी 20% जो है डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिक्लेयर करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती, वो सिर्फ 18% ही कर सकती है। ABC Limited declared dividend at the rate of 18% during the immediately preceding 3 financial year। तो यहाँ पे जो एवरेज रेट preceding 3 जो पहले 3 फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसका जो एवरेज है वो 18% है। तो कंपनी लॉस इनकर करती है और डिक्लेयर करना चाहती है 20% तो नहीं कर सकती, वो 18% ही कर सकती है। बट इट कुड डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड विच इज़ नॉट हायर देन 18%। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड including interim dividend shall be deposited in a separate account maintained with a scheduled bank within 5 days from the date of the declaration। कि जब भी चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है चाहे वो फाइनल डिविडेंड है, जब भी वो डिक्लेयर होता है तो विदिन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन डेट अमाउंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट अकाउंट जिसको हम शेड्यूल बैंक के साथ मेंटेन करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं फाइनल डिविडेंड जो है जो कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, डेट इज कॉल्ड दी फाइनल डिविडेंड विच इज़, देखो जो इंटरिम डिविडेंड है डेट इज डिक्लेयर्ड एट द बोर्ड मीटिंग जिसको जो कमिंग एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर रेगुलराइज किया जाता है। बट जो फाइनल डिविडेंड है डेट इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और यहाँ पे जो रेट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिकमेंड करते हैं। द रेट एट विच द डिविडेंड नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एंड पेड शेल बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और देखो यहाँ पे जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं या लो रेट दैट इज टू रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो जो डिविडेंड की डिक्लेरेशन है दैट इज द ऑर्डिनरी बिजनेस जिसके अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए। देखो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि शेयर होल्डर जो है जैसे मान लो अगर डायरेक्टर्स ने 10% किया है तो डिविडेंड जो है या तो 10% के हिसाब से या इससे लो रेट, इससे ज़्यादा रेट जो है शेयर होल्डर नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो ये प्रोविज़न आपने याद रखनी है।
और उसी तरह अब हम देखते हैं कि जो डिविडेंड है किस तरह के शेयर के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है। प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेयर होल्डर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर अश्योर्ड ऑफ ए प्रेफरेंस डिविडेंड एट ए फिक्स रेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है फिक्स्ड होता है एंड दे आर प्रेफर्ड ओवर द इक्विटी शेयर्स। अगर डिविडेंड देना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो शेयर जिनके अंदर प्रेफरेंशियल राइट्स होता है with regard to the payment of the dividend, repayment of the capital and to the return of the capital when the company goes into liquidation are called the preference shares। देखो जो preference shares होते हैं कुछ circumstances के अंदर they enjoy the voting rights, otherwise they do not enjoy the voting rights। ये उन्हीं matters के अंदर voting right enjoy करते हैं जो इनके rights को, जैसे basically winding up के अंदर company चाहती है या जो है reduction of the share capital। तो जो इनके rights जहाँ पे effect होते हैं वहाँ पे जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। और उसी तरह देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं उसके हिसाब से दो होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होते हैं जैसे मान लो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इश्यूज़ किए हैं तो उसके ऊपर क्या है कि जैसे मान लो आपको 2 सालों का डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल डिविडेंड देना है तो आपको पहले 2 सालों का डिविडेंड भी साथ में दिया जाएगा। इट कैरीज द राइट टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड और ये डिविडेंड अकोमुलेट होता रहता है। तो इसके जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, एरियर्स होते हैं, वो पे करने होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है कि जब भी बेसिकली जो है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो पिछले सालों का जो डिविडेंड उसने नहीं पे किया वो भी साथ में पे करती है। उसके बाद ही क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो पिछले साल हमारे पास प्रॉफिट नहीं थे, हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, इस साल हमारे पास प्रॉफिट है, हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो इस साल का डिविडेंड ही मिलेगा, पिछले साल का बकाया जो है नहीं मिलेगा। इसको हम नॉन क्यूमुलेटिव कह देते हैं। वैसे वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर जो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल। इसके ऊपर जो है मैं ऑलरेडी जो है वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड होता है वो इनको मतलब सबसे पहले अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है तो सबसे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर को देना है, फिर उसके बाद हमने इक्विटी शेयर्स को देना है। यहाँ पे ये फिक्स, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं रिकमेंड करते हैं, ये वेरी करता है। और यहाँ पे लीगली कंपल्सरी नहीं होता कि हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसको रिकमेंड करते हैं। और अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये डिक्लेयर हो जाता है तो विद इन 30 डेज पे करना होता है। ये जो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के ऊपर है वो डिपेंड करता है डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर, और उसी तरह डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड देके कितना प्रॉफिट जो है बचता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस प्रोविजन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा अमाउंट है जिसके अंदर से हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड? प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे प्रॉफिट जो है डेट इज अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 2 एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 2। और उसी तरह देखो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन दे के जो है उसमें से दे सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल। एंड जो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो है कि जो भी हमने बेसिकली जो हमारे पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर भी क्या है कि हमने जो कंपनी एक्ट्स की प्रोविजंस है उसको हमने देखना है, डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करना है और इस तरह कोई सेट ऑफ लॉस है उसको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो पिछले सालों के जो कम्युलेटेड प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो फ्री रिजर्व है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो अदर जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ द रिजर्व है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करंट ईयर के फाइनेंशियल प्रॉफिट से और जो प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे डिविडेंड जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उससे पहले क्या है कि जो प्रीवियस लॉसेस है
और जो डेप्रिसिएशन पिछले सालों के अंदर नहीं प्रोवाइड की पहले उसको दिया जाता है, फिर उसके बाद जो होता है डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी ऑन मेजरमेंट ऑफ द एसेट और द लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू शुड बी एक्सक्लूडेड। कि जैसे हमने रीवैल्यूएशन जो रिजर्व्स होते हैं, जैसे एसेट की रीवैल्यूएशन की है, तो वहाँ पे भी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमने नहीं लेने होते, सिर्फ हमने फ्री रिजर्व लेना होता है। देखो जो डिविडेंड है दैट कैन नॉट बी नॉर्मली पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, बट ये है कि जो कैपिटल प्रॉफिट है इसको बोनस इशू जो है इशू किया जा सकता है, पर यहाँ पे जो डिविडेंड है वो नॉर्मली जो है कैपिटल प्रॉफिट्स के अंदर से नहीं पे किया जाता। और उस तरह जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई गवर्नमेंट ने अगर कोई गारंटी दी है उसके तहत कोई फंड्स प्रोवाइड करती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो वहाँ से भी वो यूज़ किया जा सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि क्या जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो क्या रिजर्व को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविजन टू द सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट जो है वो रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र की जाए। तो यहाँ पे क्या है कि बिना किसी रिज़र्व को ट्रांसफ़र किए हुए बिना भी ये अपना डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर सकती है। जैसे ए लिमिटेड जो है वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट एनी अमाउंट ट्रांसफरिंग टू रिज़र्व, तो इट कुड डिक्लेयर द डिविडेंड। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द रिज़र्व आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। और उसी तरह हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट, जब वहाँ पे हमारे पास क्या है कि सफिशिएंट जो है प्रॉफिट नहीं होता, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे मैं इनएडिक्वेसी कर देती हूँ इसको। Second proviso to section 123 subsection 1 in the event of inadequacy or absence of profit। देखो जैसे कंपनी है may declare out of the profit of the previous year, जो पिछले सालों के प्रॉफिट्स होते हैं जो फ्री रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो अकोमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसके अंदर से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बट वहाँ पे भी इसको कुछ कंडीशंस की पालना करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट एट विच द डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है, जैसे यहाँ पे जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने डिविडेंड पे करना है उससे जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं उन तीनों के अंदर जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसकी एवरेज जो होती है, जो पे किया जाता है उसकी एवरेज कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसकी एवरेज निकाली जाती है, उससे ज़्यादा जो है रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3 ईयर्स का जो एवरेज है वो 18% है, बट कंपनी 20% देना चाहती है, तो कंपनी सिर्फ 18% दे सकती है, 20% नहीं दे सकती। द टोटल अमाउंट, देखो यहाँ पे जब डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच अकोमुलेटेड प्रॉफिट, जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो यहाँ से हम कितना पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर से हम डिविडेंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपीयर कर रहा है, तो 10% से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो हमने अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है दैट इज़ अपीयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसका सिर्फ 10% तक ही जो है इसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं। और जो हम 10% जो है इसके अंदर से विड्रॉ करते हैं, पहले हम लॉसेस को जो है सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद जो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब हमने पैसा पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के अंदर 10% निकाला है, तो जो पीछे अमाउंट रह जाता है, द बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट एडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने पैसा विड्रॉ कर लिया तो जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है वो 15% से, द बैलेंस ऑफ द रिजर्व जो है वो 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व से नहीं नीचे गिरना चाहिए। और उसी तरह रूल 3 ऑफ द कंपनी जो है डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स कहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर पूरी की पूरी जो शेयर कैपिटल है दैट इज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके अंदर ये रूल जो है अप्लाई नहीं करता। और उसी तरह हम देखते हैं कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 4, द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट
जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, तो जब भी ये डिक्लेयर होता है तो विद इन 5 डेज जो है ये जो है शेड्यूल बैंक के अंदर जो सेपरेट अकाउंट जो कि डिविडेंड के लिए जो है उसके अंदर पैसे डाल दिए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने डिविडेंड पे किसको करना है, कौन से शेयर होल्डर को पे करना है। इट इज़ पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। देखो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर चढ़ा हुआ है उनको ही हमने पे करना है, या उनके ऑर्डर के मुताबिक या उन्होंने जिस बैंक को कहा है उस बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाना है। और उसी तरह क्या है कि अगर शेयर होल्डर बैंक को कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि पर्टिकुलर बैंकर को मेरा डिविडेंड जो है पे करना चाहिए, और अगर कंपनी जो है उसको नहीं पे करती, जो शेयर होल्डर ने अगर वो पे कर देती है, तो यही एज्यूम किया जाएगा कि वो शेयर होल्डर को ही पेमेंट उसने की है। जैसे एक परचेजर ऑफ शेयर था, उसका नेम इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अगर जैसे किसी ने मान लो शेयर परचेज किए हैं लेकिन उसका नाम अभी रजिस्टर ऑफ मेंबर पे चढ़ा नहीं है, चाहे उसने फुल पेमेंट कर दी है, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र जो है कंपनी को डिलीवर किया हुआ है बट कंपनी ने अभी ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं की, और इसी तरह क्या है कि जिस शेयर होल्डर ने उसको ट्रांसफ़र किए हैं उसने कंपनी को ऑथराइज नहीं किया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसी तरह देखते हैं कि एज पर सेक्शन 51 ए कंपनी में इफ़ ऑथराइज बाई इट्स आर्टिकल पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। कि जैसे मान लो आपने 10 रुपये का शेयर है लेकिन आपने सिर्फ 5 रुपये ही पे किए हैं, तो जितना मान लो अगर वहाँ पे जितना आपने पे किया है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। कि जैसे 10 रुपये के ऊपर अगर मान लो 2 रुपये देना है तो वहाँ पे आपने आधे पे किए हैं तो आपको 1 रुपया ही मिलेगा। डिविडेंड आर पेबल इन कैश नॉट इन काइंड, ये बात हमने याद रखनी है कि डिविडेंड जो है कैश के अंदर पे किया जाता है, काइंड के अंदर नहीं पे किया जाता। डिविडेंड जो है चेक के द्वारा पे हो सकता है, डिविडेंड वारंट के द्वारा हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा हो सकता है। डिक्लेयर डिविडेंड जो है दैट शुड बी पेड टू द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। तो यहाँ पे जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो दैट हैज़ टू बी मैंडेटरी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। और उसी तरह क्या है कि अगर डिविडेंड जो है डिविडेंड वारंट के द्वारा पे किया जाता है तो ये रजिस्टर्ड एड्रेसी के अंदर जो है प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर पोस्ट कर दिए जाने चाहिए। और उसी तरह देखो जब एक बार पोस्ट विद इन दैट टाइम पोस्ट किए गए हैं तो ये इमटेरियल है कि उसको 30 डेज़ के अंदर मिले हैं या नहीं मिले हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 जो है जो निधि के ऊपर अप्लाई होता है, कि यहाँ पे क्या है कि अप्लाई टू द निधि सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन। जो भी डिविडेंड कैश के अंदर पेबल है तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो डिविडेंड 30 डेज़ के अंदर से क्लेम नहीं किया जाता तो उसके खाते के अंदर जो है वो क्रेडिट करना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है दैट इज़ पेबल इन कैश और चेक या डिविडेंड वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक जो मोड है उसके द्वारा हम पे कर सकते हैं। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को हमने देने हैं और उसके मुताबिक या उसकी जो बैंकर है उसको देने हैं। निधि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि कैश के अंदर है तो उसके खाते के अंदर जो है क्रेडिट कर देना है। और उसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड है, प्रपोज डिविडेंड एट 15% इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 सेम वाज अप्रूव्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी held on 25th June. Mr. A was holding 1000 equity share on 31st March, but the same was transferred to Mr. B, whose name was registered. तो इस सिचुएशन के अंदर देखो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसको ही हमने डिविडेंड पे करना है, क्योंकि डिविडेंड जो है डिक्लेयर हुआ है 25 जून। तो उससे पहले ही क्या है कि जो मिस्टर बी था उसका नाम जो था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर रजिस्टर हो गया था। तो यहाँ पे हमने लीगली जो है जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होता है जिस दिन डिक्लेयर किया गया है तो यहाँ पे मिस्टर बी को जो है डिविडेंड पे किया जाएगा।